दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की बुक मैंने आपके सामने खोल के रखी हुई है। इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपको पक्का जो सारी चीज़ें सारे टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ आ जाएंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो का एंड तक देखना है। ठीक है दोस्तों, बुक मैंने ओपन करी है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो बस आप ध्यान से बातें सुनते रहिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता क्या है, हमें ये सबसे पहले जानना होगा दोस्तों। तो उसी पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। शुरू में हमें क्या बताया गया है, डेफिनेशन बताइए डेमोक्रेसी की। उसके बाद जो इसके फीचर्स बताए गए हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स बताए गए हैं, नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं, और फिर लास्ट में बताया गया कि डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत क्यों है, और अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो डेमोक्रेसी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है वो क्या होती है, कितने तरह की होती है। तो सरकार क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ए कंट्री। यानी वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोगों का समूह जो किसी देश को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट दोस्तों दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक हो सकती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इन दोनों वर्ड्स में भी दोस्तों डेमोक्रेसी वाला वर्ड आ रहा है। तो डेमोक्रेसी का मतलब वो होता है जहाँ पे सारे लोगों की राय ली जाती है, सारे लोगों से किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है, उसके बाद जो फाइनल फैसला है वो लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेमोक्रेसी का मेन रूल है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको बोला जाता है दोस्तों जहाँ पे जो लीडर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे जो मेन नेता हैं देश के, उनको लोग खुद चुनते हैं। किस तरह से चुनते हैं, वोट दे के चुनते हैं, वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जहाँ पे जो लीडर्स हैं जो उस देश पे राज कर रहे हैं, उनको लोगों ने नहीं चुना होता है। ठीक है, वो किसी और तरीके से जो है वहाँ पे राजा बने होते हैं या मेन लीडर बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे मोनार्की। मोनार्की का सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे किसी एक देश में राजा या रानी होते हैं और उनके जो पूर्वज हैं उनसे उनको वो जो गद्दी है प्राप्त होती है। फिर जब उनकी डेथ होती है तो उनके आने वाले जो वंशज हैं वो उनकी जगह राज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपने सऊदी अरेबिया में देखा होगा। सऊदी अरेबिया में अभी क्या होता है दोस्तों, किंग होता है, प्रिंस होते हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नॉन डेमोक्रेटिक का दूसरा टाइप भी है जैसे डिक्टेटरशिप। जैसे आपने पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, डिक्टेटरशिप की थी। यानी वो अकेला आदमी था जिसने क्या किया, पूरे देश पे कंट्रोल किया था। ठीक है, अपने पावर के दम पे उसने जो है पूरे देश को कंट्रोल में ले लिया था। उसकी बातें जो सारे देश वाले मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों हम जो तरीके देखे हमने, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तरीके हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है, हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और डेमोक्रेसी बनता कैसे है, और क्या इसकी डेफिनेशन है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, एक क्लास में डिस्कशन हो रहा था जिसमें एक टीचर है, उनका नाम क्या है, लिंगदो मैम। कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें मैरी है, रिब्लियांग है। तो इन बच्चों की क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब इस तरह से जो है अच्छे अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझाया गया। हम इसको पढ़ने नहीं वाले हैं, हम बस मेन जो पॉइंट्स हैं यहाँ से वो उठाने वाले हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखी है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन में मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है डेमोक्रीटा। ठीक है, डेमोक्रीटा दो वर्ड से मिला है, डेमोस प्लस क्रीटा। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रीटा का मतलब होता है रूल। यानी डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिला है, डेमोस प्लस क्रीटा, यानी कि पीपल एंड रूल। तो डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रूल बाय द पीपल। तो ये हम एक तरीके से डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन दोस्तों समझ सकते हैं। यानी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूल है किसके द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चल के यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं बहुत अच्छी। उसके बाद सिंपल डेफिनेशन की, डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ब्लैक कलर में हाईलाइटेड दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। ये मेन डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी वो सरकार का वह रूप है जिसमें जो रूलर्स हैं यानी जो शासक है उनको जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये हिंदी मीडियम में डेफिनेशन हो गई, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है। ठीक है, यानी वो सरकार जिसमें लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। ठीक है, लोग वोट करते हैं और लोग खुद चुनते हैं कि उनको जो है उनके देश पे कौन राज करने वाला है या कौन उनके देश पे शासन चलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, उनका यहाँ बात करी गई है। जैसे पहला है म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। उसमें दोस्तों क्या है, आर्मी ने रूल कर लिया है। वहाँ के जो पहले प्राइम मिनिस्टर होती थी,
ठीक है, जो एक लेडी होती थी उनको जो है क्या करा है, जेल में बंद कर दिया। उनकी जगह कंट्रोल किसने ले लिया, आर्मी ने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है दोस्तों, तो ये जो है ये आर्मी वाला रूल है, यानी ये क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है, क्योंकि आर्मी को लोगों ने जो है नहीं इलेक्ट किया था। लोगों ने किसको इलेक्ट किया था, लीडर को किया था, लेकिन आर्मी ने अपने पावर के दम पे जो है उस लीडर को हटा के खुद कंट्रोल ले लिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ एग्जाम्पल ले रखा है डिक्टेटर का, जिसका नाम क्या है, पिनोशेट। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। पिनोशेट किस देश का है, चिले का। ठीक है, उसको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, डिक्टेटरशिप के थ्रू पूरे देश पे राज कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों सऊदी अरेबिया में जो किंग सिस्टम होता है, किंग जो सिस्टम है दोस्तों सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे क्या है कि जो किंग है उसको भी लोगों ने नहीं चुना है, लेकिन वो क्योंकि और किंग क्यों बना है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी जो शाही परिवार है उसमें उसका जन्म हुआ है, तो इसीलिए उसको वहाँ पे क्या करा है, एक तरीके से सारी पावर दी गई है। तो ये दोस्तों कुछ हमने सिंपल डेफिनेशन देखी डेमोक्रेसी की, और कुछ दो तीन केसेस देखे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आता है कि फीचर्स क्या हैं, कोई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके फीचर्स क्या हैं। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, अगर आप ध्यान से एक बार एनसीईआरटी रीड भी कर लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, ये जो जितने भी ड्राइंग्स दिए गए ना, कार्टून बनाए गए हैं, इनमें कुछ डीप मैसेज छुपा हुआ है, तो इनको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेमोक्रेसी को लोग जो है क्या कर रहे हैं, आर्मी उठा रही है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के दोस्तों फीचर्स क्या हैं, यानी क्या क्या चीज़ें खास हैं जो डेमोक्रेसी में होती हैं, ये हमें अभी देखना है दोस्तों। तो डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ही लिया है कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स को पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ के हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि रूलर्स होते कौन हैं, इलेक्शन कैसे होता है, लोगों को चुना कैसे जाता है, और वो लोग कौन है जो किसी को वोट देते हैं, किसी को चुनते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या खास बातें होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर ढूंढना है आगे। तो इसके फीचर्स जो पहला क्या है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, यानी जिनको भी हमने वोट करके चुना है, जितने भी बड़े फैसले होते हैं देश के लिए वो कौन लेता है, वही लीडर्स लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर में केस स्टडी बहुत सारी दे रखी है, जैसे इस वाले टॉप फीचर को समझाने के लिए पाकिस्तान की केस स्टडी दे रखी है। पाकिस्तान के जनरल है दोस्तों, यहाँ पे नाम आप देख रखे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये उनका नाम है जो जनरल थे पाकिस्तान के। अक्टूबर 99 में जो है उन्होंने मिलिट्री कूप कर दी थी, यानी कि जो उस टाइम पे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते थे पाकिस्तान में, उनको हटाकर उन्होंने क्या कर दिया था, आर्मी का शासन लागू कर दिया था, और वो खुद एक तरीके से देश के क्या बन गए थे, लीडर बन गए थे। ठीक है, लीडर बन गए, अपने आप को क्या घोषित कर दिया उन्होंने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी देश के जो सबसे बड़े मतलब पावरफुल आदमी है उसको उस तरह से अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर 2002 में क्या होता है, वो एक रेफरेंडम लाते हैं, एक ऐसी चीज़ लाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जो उनका कार्यकाल होगा, जो प्रेसिडेंट का काम करने का जो टाइम होगा, वो 5 साल बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वो होता है दोस्तों जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, जो डेमोक्रेसी की भलाई के लिए काम करते थे, उन सब ने क्या बोला कि ये जो रेफरेंडम आया है, ये जो ऑर्डर आया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मेल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड से आया है। 2002 में वो क्या करते हैं, जो परवेज मुशर्रफ है, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर आते हैं जिससे सभी पाकिस्तान का जो संविधान है उसको ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, वो जितनी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली होती थी, यानी अलग अलग जो पाकिस्तान के राज्य हैं वहाँ पे जो असेंबली होती थी, लोगों की ग्रुप्स की मीटिंग होती थी, अलग अलग सरकार होती थी, उनको वो खुद ही हटा सकता था। तो ऐसा करके उन्होंने क्या करा, उन दोनों असेंबली को डिसमिस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करी कि जो सिविलियन कैबिनेट है, सिविलियन जो कैबिनेट है यानी लोगों का जो ग्रुप है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, जनता की भलाई के लिए, उसकी निगरानी रखने के लिए उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर क्या थे, मिलिट्री ऑफिसर थे। ये कुछ वो चीज़ें लेकर आए। उसके बाद जैसे ही ये लॉ पास हुआ, इलेक्शंस वापस हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के, जिनको उन्होंने पहले डिसमिस कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान में इलेक्शंस होते भी रहते थे, जिन लोगों को चुना जाता था उनके पास पावर भी होती थी, लेकिन फाइनल जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी, मिलिट्री के पास आ गई थी, और उसमें भी जो मेन लीडर थे कौन थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पाकिस्तान का जो केस है उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक आदमी ने क्या है, अपने दम के बल पे यानी पावर के बल पे जो है पूरे देश का कंट्रोल ले लिया, संविधान चेंज कर दिया, सारी चीज़ें कर दी जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो असल में जनता ने जिसको इलेक्ट किया था वो तो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, मेन पावर किसके हाथ में चली गई, आर्मी के हाथ में। तो ये पहला फीचर हमें क्या समझाता है डेमोक्रेसी का,
यहाँ पे आप ये लास्ट वाली स्टेटमेंट अगर देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स ले रखे हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि अगर कोई डेमोक्रेसी है उसमें जो फाइनल फैसला लेने की जो पावर है उन्हीं लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने वोट करके भेजा है। तो ये पहला डिसीजन था जो कि पाकिस्तान के केस में नहीं हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान उस टाइम पे क्या थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो डेमोक्रेसी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर था। सेकंड है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्शन आपको पता है दोस्तों, जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है कि सारे जो उम्मीदवार होते हैं कुछ खड़े होते हैं, कुछ नेता खड़े होते हैं, उनको हमें वोट देना होता है। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी का जो एक लीडर है वो क्या बनता है, नेता बनता है। मेन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, मुख्यमंत्री, इस तरह से चुने जाते हैं। अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, हमें वो नहीं पढ़ना। हमें बस क्या पढ़ना है कि डेमोक्रेसी जहाँ भी होती है वहाँ फेयर और फ्री इलेक्शन होते हैं। फेयर का मतलब सबको बराबर मान के इलेक्शन हो, कोई पार्टी किसी के साथ मतलब सारी पार्टी को इक्वल ट्रीट किया जाए। इसमें केस स्टडी दे रखी है चाइना की। चाइना में दोस्तों क्या होता था कि 5 साल के बाद लगातार जो इलेक्शंस है होते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक पार्टी थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके पास पावर था कि वो अपॉइंट करती थी जो प्रेसिडेंट होगा कंट्री का, ठीक है। 3000 के आसपास मेंबर होते थे, पूरे चाइना से आते थे जो, ठीक है, जो क्या करते थे, कंटेस्ट करवाते थे इलेक्शंस, और कैंडिडेट को जो है मतलब उसमें फिर जो जिनको ज़्यादा वोट मिलता था वो जाता था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी दोस्तों, एक पार्टी थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसके खिलाफ जब भी चुनाव होता था तो कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होना चाहता था चुनाव में तो उसको क्या था, इस पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती थी। जिनको परमिशन मिलती थी वही जो है चुनाव में खड़ा हो पाता था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हमें चुनाव लड़ना है, हम किसी एक पार्टी से परमिशन ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा, उस पार्टी के पास होगा। तो उस पार्टी का जो मेन लीडर है हर बार क्या होता था, वही जो है चुनाव जीतता था। और वन पार्टी सिस्टम इसको बोलते हैं, यानी एक ही पार्टी है जिसका मेन दबदबा है, बाकी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं वो उनके साथ या तो मिल जाती हैं या फिर उनके खिलाफ बस लोगों को दिखाने के लिए जो है चुनाव में खड़ी होती हैं, ठीक है। असल में बार बार कौन पावर में आता है, वही पार्टी आती है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये वहाँ पे दोस्तों होता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस दे रखा है मैक्सिको का। 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ था दोस्तों। उसके बाद 6 साल के बाद जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था। कंट्री जो है उसके ऊपर कभी भी जो है मिलिट्री या डिक्टेटर का रूल नहीं आया था। लेकिन 2000 तक क्या होता था दोस्तों, हर इलेक्शन जो भी था वो एक पार्टी थी जिसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये उसका नाम था दोस्तों। तो वही हर बार चुनाव जीती थी। क्यों? क्योंकि वो जो अपोजिशन पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है, उनको चुनाव लड़ने नहीं देती थी, ठीक है। वो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स करती थी, अलग अलग काम करती थी, जिससे जो सामने वाली पार्टी हैं वो तो या तो ख़त्म हो जाए और उनको जो है चुनाव लड़ने ना दिया जाए, ठीक है। वो क्या करती थी, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, वो आप मीटिंग करके लोगों को समझाते थे। टीचर्स जो थे स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, वो लोगों को फोर्स करते थे कि तुम्हें PRI वाली जो पार्टी है उसको ही वोट देना है। मीडिया जो है इग्नोर करती थी बाकियों की एक्टिविटीज़, बस PRI की एक्टिविटीज़ को दिखाती थी। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अगर वोटिंग का टाइम आता था तो पोलिंग बूथ जो होते हैं जहाँ पे जाके वोट दिया जाता है, तो उसको ही वो एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है, तो ताकि कोई दूसरी पार्टी को वोट दे ही ना सके, या जहाँ पे चांसेस उनको लगते थे कि यहाँ पे दूसरी पार्टी को वोट मिल सकता है तो वहाँ से वो पोलिंग बूथ ही हटा देते थे। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे। इसके अलावा कैंपेन चलाने के लिए बहुत सारे पैसे वो खर्च करते थे। तो ये जो 2 केसेस हमने देखे, चाइना के और मैक्सिको के, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। तो इससे हमें डेमोक्रेसी का जो सेकंड फीचर है वो मिलता है कि ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो डेमोक्रेसी वही है जहाँ पे सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और जो अभी पावर में, जो अभी प्राइम मिनिस्टर अगर बना हुआ है जिस पार्टी का, उसके पास लूजिंग करने का भी चांस हो, कि अगली बार जब चुनाव हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हार सके। अगर ऐसा हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोई लीडर बन गया तो वो हर बार बनते रहे, उसके पास लूजिंग करने का भी चांस होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि जितने भी लोग हैं, हमें पता है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। इसी को कहा जाता है दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि जो वयस्क आदमी होता है, जो 18 साल से ऊपर का होता है, उसे वोट देने का अधिकार होता है। तो सबके वोट देने का, सबको एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सबके वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब ऐसे कुछ यहाँ पे केसेस दे रखे हैं जहाँ पे ये नहीं था। जैसे 2015 तक क्या था दोस्तों, सऊदी अरब जो है वहाँ पे वुमेंस को जो है राइट टू वोट नहीं था, यानी वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे दूसरा देश है एस्टोनिया, उसने अपनी नागरिकता इस तरह से रखी थी, सिटीजनशिप,
कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको राइट टू वोट मिल ही नहीं पाता था, उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स बना रखे, तो ये भी गलत चीज़ है। तीसरा, फिजी की बात करेंगे। फिजी एक आइलैंड देश है दोस्तों, वहाँ पे इस सिस्टम इस तरह के था कि जो इंडिजीनियस फिजी है, यानी वो नागरिक जिसका जन्म फिजी में हुआ है, जो फिजी में ही रहता है, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो ऐसा नागरिक है जो इंडिया से फिजी में रहने गया। फिजी की दोस्तों जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इंडियन है, ठीक है। तो जो इंडियन फिजियन है, यानी जो इंडिया से फिजी में रहने गया है, वहाँ पे जाके बस गया है, वो भी वोट दे रहा है, लेकिन उसके वोट की वैल्यू क्या है, कम है। जबकि जो असली फिजी का नागरिक है जिसका जन्म वहीं पे हुआ है, उसके वोट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इन तीनों केसेस से हमें क्या पता चलता है कि इन तीनों में क्या है, वोट का जो राइट टू वोट है वो सबको नहीं है, और अगर है भी तो सबके वोट की वैल्यू सेम नहीं है। तो इससे थर्ड पॉइंट हमें क्या मिलता है फीचर, इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है। हर डेमोक्रेसी में क्या है, जो भी एडल्ट सिटीजन है 18 साल से ऊपर, उसको एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और सबके वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें एग्जांपल लिया जिम्बाब्वे का दोस्तों, उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में, ठीक है। वाइट माइनॉरिटी यानी जो गोरे लोग होते थे उनसे उनको आज़ादी मिली थी। कंट्री को जो रूल करने वाली कौन थी, एक पार्टी थी, जानू पीएफ, ये पार्टी का नाम था दोस्तों, जिसने कंट्री को आज़ादी दिलाने में एक तरीके से मेन रोल प्ले किया था। उसका लीडर था रॉबर्ट मुगाबे। तो जनता उसको पसंद करती थी, क्यों, क्योंकि उसने जो है देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन हुआ क्या, चुनाव जीतने के बाद, यानी इलेक्शन मतलब जब दोस्तों होने वाले थे देश के आज़ाद होने के बाद, तब से जो है वो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक क्या था, वो जिम्बाब्वे का जो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं वो बना हुआ था, ठीक है। जो मेन लीडर है वो बना हुआ था। वो पॉपुलर तो था, यानी कि ज़्यादातर लोग पसंद करते थे क्योंकि उसने देश को आज़ाद करवाया था। लेकिन उसने क्या करा था, मेल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया था, गलत चीज़ों का यूज़ करके उसने जो है अपने संविधान को इतनी बार चेंज किया, प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाते चला गया और लेस अकाउंटेबल बना दिया। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह, यानी जनता को जवाब देने वाला। तो उसने संविधान चेंज करके ऐसा बना दिया कि प्रेसिडेंट को जनता को कोई जवाब नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारे गलत गलत तरीके लगा के उसने दोस्तों क्या है, अपने आप का जो राज है उसको अभी तक बनाए रखा था। तो ये जिम्बाब्वे में हो रहा था दोस्तों। उसके अलावा क्या करता था वो, जो रूलिंग पार्टी जो है उस पर उसके पास ही पूरा कंट्रोल था, टीवी और रेडियो पे कंट्रोल गवर्नमेंट का था, ठीक है। और वो जो अभी जीती हुई पार्टी यानी जानू पीएफ है उसके बारे में बताते थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो न्यूज़पेपर्स हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, उनको हैरेस किया जाता था, उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनको हैरेस किया जाता था। गवर्नमेंट जो कोर्ट के जजमेंट्स आते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, कोर्ट अगर कोई फैसला लेती थी जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसको इग्नोर किया जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे चलता था 1980 से लेके 2017 तक। 2017 में क्या हुआ, इसको हटा दिया गया था रॉबर्ट मुगाबे को, और फिर जो है तब से जो है थोड़ा सिस्टम उन पर चेंज हो गया है, नहीं तो उतने सालों तक उसने ही राज किया था। तो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल क्या समझा रहा है हमें, कि लोग जो हैं वो जानते थे, मतलब लोगों की पसंद थी रॉबर्ट मुगाबे, यानी लोगों के लिए पॉपुलर था रॉबर्ट मुगाबे, और उसको लोगों ने चुन के भेजा था। लेकिन उसने क्या किया, बाद में लोगों की भलाई के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचकर संविधान को चेंज कर दिया। यानी कि लोगों की जो ओपिनियन है, जो पॉपुलर आदमी है, अगर उसको लोगों ने भेजा है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे डिसीजन सही लेगा, वो भी कुछ गलती कर सकता है, वो भी क्या कर सकता है, लोगों के नुकसान के लिए काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें फोर्थ पॉइंट मिलता है, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको काम एक लिमिट के अंदर करना होता है। लिमिट कौन सी होती है, जो संविधान के लॉ के अंदर लिखी गई है और जो नागरिकों के अधिकार को पालन करती हो, अधिकारों को मानती हो। यानी कि अगर कोई भी जो पार्टी है, कोई गवर्नमेंट अगर बन गई है तो उसके लिए कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जिसे फॉलो करके वो काम करे और लोगों के अधिकारों का ध्यान रखें। तो ये 4 फीचर्स है दोस्तों, इनको याद रख लीजिएगा। को पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह से, ठीक है। तो आपको लिखना है, उनके बारे में समझाना है। अगर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों तो हमें केस स्टडी समझानी है। जैसे अगर हमें ये वाला 4th पॉइंट लिखना है तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जिम्बाब्वे वाला एग्जाम्पल दे देंगे। ऐसे ही हर पॉइंट के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिया गया जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों अगला टॉपिक है जो है समरी ऑफ डेफिनेशन, कि डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, उसकी समरी दे रखी है। तो डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये चीज़ें दोस्तों हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। उसके बाद डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके 4 पॉइंट्स दिए गए। पहला, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जिन रूलर्स को लोगों ने इलेक्ट किया, चुना है,
वही सारे डिसीजंस लें। दूसरा, इलेक्शन जो हमेशा एक चॉइस और फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों को अलाउ करता है ताकि वो अपने जो अभी के जो रूलर्स हैं उनको चेंज कर सकें। ठीक है, लोगों को अगर काम पसंद नहीं आया अभी के लीडर का तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो ये डेमोक्रेसी अलाउ करती है। अगला है दोस्तों, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये जो चेंज करने की जो चॉइस है वो सभी लोगों को बराबर मिलनी चाहिए। फोर्थ क्या है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द सिटीजन एंड सिटीजन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है दोस्तों, कि अगर ये जो हमने चॉइस ली है उससे जो गवर्नमेंट बनती है उसके लिए एक लिमिट होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के राइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लोगों के जो अधिकार हैं लोगों के और जो संविधान है उसके अंडर रह के उसको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा दोस्तों चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट है पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब दोस्तों वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से वही क्लासरूम वाला डिस्कशन चलता है, बच्चे आपस में बात करते हैं, उसके बाद हम इनको आप पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, यही टॉपिक है, इसके आगे जो मेन पॉइंट्स हैं। पहले आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या पॉइंट्स हैं। फिर हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फ़ायदे वाले क्या क्या पॉइंट हैं, जो डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो पहले नेगेटिव देखते हैं, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये पहला पॉइंट है दोस्तों कि डेमोक्रेसी में लीडर बार बार चेंज होता है, अलग अलग पार्टी चुनाव जीतते रहती है, इससे इनस्टेबिलिटी रहती है, यानी अस्थिरता का माहौल रहता है। मान लो कोई पार्टी जो जीती है उसने कोई काम किया, अगर वो पार्टी अगली बार हार जाती है तो जो नई पार्टी आती है वो उसके काम को जल्दी मतलब कवर नहीं कर पाती है, तो इसलिए एक तरीके से इनस्टेबिलिटी रहता है, कुछ टाइम तक जो है पार्टी को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, तब तक लोगों का विकास रुक जाता है। सेकेंड है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारी जो पार्टीज़ हैं अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाना चाहती हैं, इसलिए कोई मोरालिटी नहीं होती है, यानी कि कोई ऐसा मौलिक काम नहीं होता है। मतलब जो आइडियल होता है ना, जो दोस्तों आइडियल आप समझते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं हर लोगों के, आदर्श होते हैं, जो आदर्श तरीके से काम करना, वो नहीं फॉलो होता है डेमोक्रेसी में। अगला क्या है, इतने सारे लोगों से कंसल्टेशन ली जाती है, लोगों से सलाह ली जाती है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिले होता है, टाइम लगता है फैसले लेने में। फोर्थ पॉइंट क्या बताया दोस्तों कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं जिनको हमने चुना है वो सारे लोगों के जो फ़ायदे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इससे कभी कभार क्या होता है बैड डिसीजंस भी लिए जाते हैं। फिफ्थ क्या है, डेमोक्रेसी से करप्शन होता है क्योंकि एक इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड है। जो पार्टियां चुनाव जीत के आती हैं उन्होंने बहुत सारे चुनाव में खर्चा किया होता है, तो खर्चा किया है तो इससे करप्शन होता ही होता है दोस्तों, बहुत बार करप्शन के केसेस भी आते हैं। अगला क्या है दोस्तों, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं जो वोट करने हैं, जो मतलब वोट देते हैं दोस्तों, उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ एजुकेशन या नॉलेज नहीं मिली होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे वो नेगेटिव थे, डेमोक्रेसी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब पॉजिटिव पॉइंट्स दोस्तों देखेंगे अगर, तो इसमें पहला जो टॉप पॉइंट है उसको समझाने के लिए क्या है, चाइना का एग्जांपल लिया है। 1958 से 61 में दोस्तों चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो भुखमरी है वो आती है, सूखा पड़ता है पूरी तरीके से, 3 करोड़ के आसपास लोग जो है मर जाते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे दोस्तों हमें पता है कि इंडिया आज़ाद हुए 10 साल हुए थे उस टाइम, और इंडिया की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ख़राब थी। लेकिन इसी के आसपास दोस्तों हम पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन ये सब आता है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लोगों की भलाई के लिए सोचती है, पॉलिसीज़ बनाती है, जबकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि चाइना में जो है मल्टी पार्टी इलेक्शन अगर होते तो उनके पास अपोजिशन पार्टी होती। हमने भी क्या पढ़ा था दोस्तों पीछे कि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी का रूल है। अगर वहाँ पे सारी पार्टीज़ होती तो कोई पार्टी चुनाव हारी भी होती, तो अगर वो चुनाव हारी है तो उसका काम क्या होता है कि सरकार के गलत फैसलों को बताना। तो अगर सूखा जब पड़ा था, सरकार ने कोई फैसले नहीं लिए, तो वो पार्टी क्या करती, लोगों को अवेयर करती। ठीक है, मीडिया लोगों को अवेयर करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से लोगों को जो कोई जानकारी भी नहीं मिली और लोगों की भलाई के लिए काम नहीं हो पाया और 3 करोड़ के आसपास लोगों की डेथ हुई। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ही समझाया गया। तो इससे हमें फर्स्ट जो है फीचर, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट क्या मिलता है डेमोक्रेसी का, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, लोकतांत्रिक सरकार जो है बेहतर क्यों है, क्योंकि ज़्यादा अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब कि लोगों को जवाब देती है, लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, अगला क्या है, डेमोक्रेसी से बेटर डिसीजंस क्यों आते हैं किसी भी अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया दोस्तों। यहाँ से हमें सेकंड पॉइंट मिलता है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन की जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि कई लोगों से सलाह ली जाती है, कई बार फैसले जो हैं डिस्कशन के लिए जाते हैं, कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, तो जो मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट आउट होकर हटा दी जाती हैं। उसके बाद जो गलतियाँ ठीक होने के बाद जो फाइनल डिसीजन आता है वो इम्प्रूव्ड होता है, क्वालिटी वाला होता है। लेकिन इस चीज़ में टाइम भी लगता है,
तो टाइम लगता है वो तो नेगेटिव पॉइंट है, और डिसीजन अच्छा आता है ये तो क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो लोगों में दोस्तों, जैसे हम भारत की अगर बात करें, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, विविधता है, भारत में वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनमें अंतर होगा बहुत ज़्यादा, कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। डेमोक्रेसी से क्या होता है, उन सभी को जो सुलझाया जा सकता है, क्योंकि सारे लोग आपस में मिल के वोट करते हैं, सबको इक्वल राइट टू वोट है, तो सारे मिल के वोट करते हैं दोस्तों। उससे क्या है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ें कम होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस ख़त्म हो सकते हैं। फोर्थ क्या है, डेमोक्रेसी इन्हेंसिस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, कि डेमोक्रेसी अगर कहीं पे होगी, लोकतंत्र कहीं पे होगा, तो जो लोगों का डिग्निटी है, डिग्निटी यानी उनका जो सम्मान है, उनके जो अधिकार है, उसको बढ़ाया जाएगा, उनको कम नहीं किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों डेमोक्रेसी का फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट्स था। ठीक है, लास्ट क्या है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये बाकियों से अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें हमें जो है एक चांस मिलता है कि अगर हमने जो है कोई गलत डिसीजन ले लिया, मान लो हमने किसी ऐसे आदमी को चुन लिया जो हमें नहीं चुनना चाहिए था, उसने हमारे लिए कोई अगला काम, अच्छा काम नहीं किया, तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो हम उसको हटा सकते हैं और अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो ये 5 जो पॉजिटिव पॉइंट्स है दोस्तों, ये डेमोक्रेसी के साथ हैं, डेमोक्रेसी के फेवर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के और क्या क्या मतलब होते हैं। तो डेमोक्रेसी दोस्तों अच्छी तो है लेकिन बेस्ट नहीं है, आइडियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ फ्लॉज हैं। पहला क्या है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, आजकल की जो डेमोक्रेसी है देशों में, उसमें इतने ज़्यादा लोग हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो 150 करोड़ लोग, अगर भारत की हम एवरेज ले लें कि मान लो भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनको फिजिकली एक साथ एक जगह पे बैठा लें और सबके डिसीजन ले लें, सबकी बातें सुन लें, ऐसा नहीं हो सकता ना दोस्तों। तो ये है, यानी कि सबकी बात तो नहीं मानी सकती, इसीलिए क्या होता है, मेजोरिटी की बात मानी जाती है। उसके बाद अगर ऐसा हमने कर भी लिया, मान लो बिठा भी लिया इतने लोगों को, तो सबके पास टाइम नहीं है, सबके पास वो स्किल्स नहीं है, सबके पास वो एजुकेशन नहीं है कि वो डिसीजन में कोई अपना इनपुट सही से दे पाए, इनपुट दे पाए। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो जो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। ठीक है दोस्तों, एक अच्छी सी स्टेटमेंट है जो आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, इफ़ मेजोरिटी हैव द वे माइनॉरिटी हैव द से। यानी कि अगर दो चीज़ें होती हैं, मेजोरिटी आपको पता है वो लोग जो ज़्यादा हैं, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेजोरिटी हो गई। माइनॉरिटी में दोस्तों जो बाकी रिलीजन्स है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सारे जो हैं, तो ये माइनॉरिटी हैं। तो मेजोरिटी का क्या होता है दोस्तों, रास्ता बन जाता है, क्योंकि जब वोट मिलते हैं तो वोट, चुनाव तो वही जीतता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो अगर मेजोरिटी किसी पार्टी को वोट कर रही है तो वही चुनाव जीतेगा और उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो रास्ता किसने बनाया, मेजोरिटी ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटी है उनका काम ख़त्म, उनको भी क्या है, बोलने का मौका दिया जाता है। इसीलिए मेजोरिटी हैव द वे बट माइनॉरिटी ऑल्सो हैव द से, उनको बोलने के लिए मौका दिया जाता है। हम अपने देश में क्या है, हमारी आज़ादी मिली, हम अपनी एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं सबके सामने, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं संविधान में। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के लिए होते हैं, आइडियल डेमोक्रेसी में होते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये दोनों पॉइंट्स पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है जो अगला आता है कि डेमोक्रेसी एक जो वर्ड है वो बस गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, और अलग चीज़ों से भी रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स रखे हैं। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक फैमिली का बात हो रही है। इसमें क्या बोला है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजन होता है सारे साथ में बैठ के लेते हैं। मेरा जो ओपिनियन है वो मेरे फादर के ओपिनियन के इक्वली मैटर करता है। यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पे सब लोगों की बात सुनी जाए और आपस में मिलकर डिसीजन लिया जाए। बात किस किस की सुनी जाती है दोस्तों? जिस पर वो डिसीजन का फैसला इम्पैक्ट करने वाला है, जिस पे वो फैसला लागू होने वाला है। जैसे दोस्तों मान लो घर की बात ले लेते हैं। आपके मान लो पिताजी हैं और आपके मान लो घर में 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, उन्होंने फैसला लिया कि कल से इतनी इतनी चीज़ों पे खर्चा होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए वो अगर अकेला डिसीजन ले लेते हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन अगर वो सबसे सलाह लेके डिसीजन लेते हैं फिर कोई फैसला आता है तो वो डेमोक्रेसी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अगर कोई फैसला उसमें लिया जाता है तो उसका फ़र्क किस पे पड़ने वाला है? हमारे पे पड़ने वाला है। जैसे मान लो अगर पैसे कम हो रहे हैं, सबके बजट कम हो रहा है, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? हमारे पे पड़ेगा। तो इसलिए हमारी भी राय लेना ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी वही होता है दोस्तों जिसमें सबकी राय ली जाती है, जिसका उस फैसले का जिस पर असर पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला वाला जो
पॉइंट है उसमें दोस्तों डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट की बात करी गई है। आई डोंट लाइक टीचर्स who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. यानी कि ये क्या बोल रहा है कि उन टीचर को मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब उन टीचर को मैं पसंद नहीं करता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को क्लास के बीच में बोलने नहीं देते हैं, ठीक है। ये उस टीचर को पसंद करता है जिसका जो टेम्परामेंट होता है क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का मतलब क्या है कि जो लोगों को बोलने दे और उनकी बातें सुने। तीसरा, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कि अगर कोई पार्टी है उसमें एक लीडर है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जो भी डिसाइड करते हैं वो करना पड़ता है पार्टी को, तो ये पार्टी में डेमोक्रेसी की बात नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि सबकी सलाह नहीं ली जा रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ आता है कि डेमोक्रेसी एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, उसको हम किसी भी तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हम उसको देखेंगे उस तरह से उसका मतलब बन सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक डायनामिक वर्ड है, डायनामिक यानी कि जिसके मीनिंग्स चेंज होते रहती है टाइम के साथ साथ, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे समझाया गया है। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखे हैं कि एक होता है आइडियल स्टैंडर्ड, क्या है कि जो आइडियल यानी आदर्श क्या चीज़ें जो माननी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी को। तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। ये पहला पॉइंट है कि असली डेमोक्रेसी तब मानी जाएगी जब कोई भी आदमी भूखा रात को ना सोए, सबके पास खाने के लिए खाना हो। सेकेंड है, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। कि कोई डेमोक्रेसी उस टाइम से नहीं बन जाती अगर मान लो सबको वोट देने का अधिकार मिल गया है तो एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छी डेमोक्रेसी कब मिलेगी, जब सबका डिसीजन मेकिंग में, फैसला लेने में सबका रोल इक्वल होगा। इसके अलावा सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होगी, सबके पास बेसिक एजुकेशन होगी और इक्वल रिसोर्सेज होंगी, हर चीज़ें सबके पास बराबर होंगी और लोगों के पास कमिटमेंट होगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो क्या होगी, एक आइडियल डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। इसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये जितने भी हमने दोस्तों पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड करिए क्या बताया गया है कि जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो एक डेमोक्रेसी अच्छी होगी, नहीं, ये मिनिमम कंडीशन, यानी इतनी तो चीज़ें होनी ही चाहिए तब हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। इतना करने से काम पूरा नहीं होता, लेकिन इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने यहाँ पे अब तक पढ़ लिया, ठीक है। तो गुड डेमोक्रेसी अगर बनना है तो, और मिनिमल डेमोक्रेसी यानी कम से कम ये सारी चीज़ें तो माननी पड़ेगी। और गुड डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें मानी जाती हैं और इसके अलावा भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो लोगों के बारे में सोचे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन दे रखा है कि आइडियल डेमोक्रेसी क्या होती है, आदर्श डेमोक्रेसी क्या होती है। तो सारी जितनी भी डेमोक्रेसी है उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से सलाह ली जाए। एक बार में ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया और फिर हमेशा चलता रहेगा, नहीं, हमें हर बार चेंज करना पड़ेगा खुद को, अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, तभी सभी लोगों की बात सुनी जा सकती है। इसमें क्या है दोस्तों, बहुत सारा एफर्ट चाहिए होगा ताकि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो यही स्ट्रेंथ और वीकनेस है डेमोक्रेसी की, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो लास्ट का पैराग्राफ है यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो वाला पूरा पैराग्राफ है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया कि डेमोक्रेसी और जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उसमें क्या फ़र्क है। तो हमने अभी तक जितना हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ा है। अदर फॉर्म्स में क्या आता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे मोनार्की जहाँ पे एक किंग होता है वो रूल करता है। डिक्टेटरशिप यहाँ पे एक आदमी या एक आर्मी मान लो वो पूरे देश पे कंट्रोल करती है जिनको लोगों ने नहीं चुना होता। वन पार्टी रूल यानी एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीतती है और वही राज कर रही है। तो इन सब में लोगों को क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्ट लेने नहीं देते हैं, ठीक है। जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो ये चाहती नहीं है कि लोग पॉलिटिक्स में पार्ट लें, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये दोस्तों आपका पूरा ये जो पहला चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा चैप्टर सुना है ध्यान से तो आप इजीली इन सबको कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। शुरू के जो क्वेश्चन है वो टिक लगाने वाले भी हैं, कुछ में आपको बताना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जांपल है, नॉन डेमोक्रेटिक का। तो ये आपका ये पूरा दोस्तों चैप्टर था। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियो जल्द आने वाली है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको मिल सके। और एक काम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपकी शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 का चैप्टर 1 था। पूरी तरीके से हमने डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन देख ली। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।